हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी नीट चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम। इस चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड एंड समरी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड। हर किसी ने अपने लाइफ में पिरामिड तो देखा होगा, शायद इस तरीके का शेप है, ठीक है। जो इसका बेस है, ठीक है, वो थोड़ा चौड़ा होता है, ब्रॉडर होता है, बट इसका जो एपेक्स होगा वो कैसा होगा, नैरो होगा। पिरामिड का शेप ऐसा ही है। अगर पिरामिड का शेप नहीं समझ आ रहा तो आप ट्रायंगल सोच सकते हैं अपने मन में, ठीक है। तो हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड के थ्रू ये समझेंगे कि जो हम इकोसिस्टम को पढ़ रहे हैं, जो हमने टॉपिक लेवल पढ़ा, उसको किस तरीके से हम नंबर, बायोमास, एनर्जी में कैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में पढ़ते हैं। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द शेप ऑफ पिरामिड। जैसा कि आप जानते हैं पिरामिड का शेप कैसा होता है, इस टाइप का होता है, जहां पर बेस क्या होगा, ब्रॉडर होगा एंड द अपेक्स इज नैरोअर। ओके, द बेस ऑफ पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट्स नैरो टुवर्ड्स द अपेक्स। यहाँ पे बताया गया है कि जो पिरामिड है उसका शेप कैसा है, उसका जो बेस होगा पिरामिड का वो कैसा होगा, ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा, और जो उसका अपेक्स है वो कैसा होगा, नैरो होगा, ठीक है। वन गेट अ सिमिलर शेप, उसी के तरीके से हमें क्या मिलने वाला है, शेप मिलने वाला है। वेदर यू एक्सप्रेस द फूड और द एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। हमने जहाँ पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि किस तरीके से, यहाँ पे देखिए प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है। प्लांट हो सकते हैं, ग्रास हो सकता है, फाइटोप्लैंक्टन हो सकते हैं, ट्री हो सकता है। अलग अलग इकोसिस्टम के अलग अलग अपने प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। इनको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में रखा जाता है, जो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी बनाते हैं। मीन्स की हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो प्रोड्यूसर है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे है। अगर हम बात करते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल, तो वहाँ पे कौन आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, दैट इज हर्बिवोर्स, ठीक है, जो प्लांट्स को डायरेक्टली खा सकते हैं, ठीक है। जो प्लैंकटन हो सकता है, ग्रास होपर हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है। हम डायरेक्टली भी प्लांट को क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। काऊ है, मलस्कस है। अगर हम बात करते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल, दैट इज कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर रहेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है, फॉर फूड, फॉर एनर्जी, ठीक है। तो बर्ड है, फिशेस है, उल्फ है। अगर टर्शरी कंज्यूमर की बात करते हैं फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे, जिसे हम टॉप कार्निवोर भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैन हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो दिखा रही हैं कि ये जो रिलेशनशिप है प्रोड्यूसर का, प्राइमरी कंज्यूमर का, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर, तो इसके नंबर के अकॉर्डिंग, इसके बायोमास के अकॉर्डिंग एंड इसके एनर्जी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पिरामिड के थ्रू समझेंगे, ठीक है। इनका जो रिलेशनशिप है खाने के लिए, फॉर फूड, जो प्राइमरी कंज्यूमर है प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है, सेकेंडरी कंज्यूमर जो है प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट है, एंड टर्शरी कंज्यूमर जो है सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट है फॉर फूड एंड एनर्जी, ठीक है। तो इसी रिलेशनशिप को हम लोग पिरामिड के थ्रू समझेंगे। दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द नंबर, बायोमास और एनर्जी। जो ये संबंध है, ठीक है, प्रोड्यूसर का, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, इनका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, ये किसके फॉर्म में होगा, एक्सप्रेस नंबर के फॉर्म में हो सकता है कि कितने नंबर में प्रेजेंट है, काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बायोमास, बायोमास का मतलब है कि ऑर्गेनिक मैटर, बट याद रखिएगा पिरामिड में आप ड्राई वेट लेते हैं, तो यहीं पे मैं लिखती हूँ जो बायोमास है ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। हर ट्रॉपिक लेवल के पास क्या होगा, अपना खुद का लिविंग ऑर्गेनिक मैटर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था। यहाँ देखिए डेफिनेशन, स्टैंडिंग क्रॉप, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन यहाँ से आया नीट में। तो याद रखिएगा जो बायोमास है ऑर्गेनिक मैटर का, वो कैसा होगा, ड्राई वेट होगा। किसमें हम देख रहे हैं, पिरामिड में, ठीक है, क्योंकि मोस्ट एक्यूरेट होगा। ड्राई वेट में ही हम देख पाएंगे कितने अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वाटर को निकालने के बाद, ठीक है। थर्ड क्या है, एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर और द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, वाइल द अपेक्स रिप्रेजेंट द टर्शरी और द टॉप लेवल कंज्यूमर। बोला जा रहा है किसी भी पिरामिड का जो बेस होगा वो किसको शो करेगा, प्रोड्यूसर को दिखाएगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा किसी भी पिरामिड का। और किसी भी पिरामिड का अगर हम अपेक्स की बात करते हैं, सबसे ऊपर वाला जो ट्रॉपिक लेवल होगा वो हमेशा टॉप लेवल वाला कंज्यूमर को शो करेगा, ठीक है। क्योंकि प्रोड्यूसर ही क्या है, वो क्या करेगा, सोलर एनर्जी से क्या करेगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन कराएगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, हमारा प्रोड्यूसर कर रहा है, जो डायरेक्टली क्या कर रहा है, सनलाइट के इस्तेमाल से खाना बना रहा है। बाकी किसी को खाना बनाने नहीं आता है, बाकी हर कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है।
आगे देखते हैं, द 3 टाइप ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड दैट आर यूजुअली स्टडी। हम 3 प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ते हैं। पहला क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर। आप नंबर के अकॉर्डिंग गिन सकते हैं कितने नंबर प्लांट प्रेजेंट है। प्राइमरी कंज्यूमर कितने प्रेजेंट है, जो प्लांट को डायरेक्टली खाते हैं, दैट इज हर्बिवोर्स। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर कितने नंबर में प्रेजेंट है, दैट इज बोल सकते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स। ठीक है, फिर बात करेंगे टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स। ओके, पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब हमेशा याद रखिएगा ऑर्गेनिक मैटर। बॉडी में कितना ऑर्गेनिक मैटर जमा है, बट वो ड्राई वेट में होना चाहिए। एंड लास्ट क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फ्लो क्या होगा, हमेशा 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 यूनिडायरेक्शनल होगा, एक डायरेक्शन में होगा। प्रोड्यूसर से कौन जाएगा, कहाँ पे, प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी, एंड लास्ट क्या होगा, टर्सरी कंज्यूमर में। तो ये क्या होगा, यहीं पे लिख लीजिए कैसे होंगे। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये कैसा है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल है और ये हमेशा कैसा होगा, अपराइट होगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो ये क्या है, सबसे आइडियल पिरामिड है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, आप नंबर काउंटिंग करके बता सकते हैं। अगर इस पिरामिड को आप देखें तो आपको लग रहा है दिस इज प्रोड्यूसर। ऑफकोर्स प्रोड्यूसर कौन होंगे, अगर हम ग्रास लैंड की बात कर रहे हैं तो ग्रास लैंड में क्या है, ढेर सारे ग्रासेस हैं, घास हैं पूरा भर भर के। तो जो हमारा प्रोड्यूसर होगा वो कौन होंगे, ग्रासेस होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा उन्हें खाने वाला, जो ग्रास को खाएगा ऑब्वियसली इंसेक्ट होगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एनिमल भी हो सकते हैं, काऊ, बफेलो। ठीक है, एंड देन कौन होगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, जो क्या करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा। एंड लास्ट कौन होगा हमारा टर्शरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा। तो यहाँ पे अगर नंबर की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिरामिड का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है एज कम्पेयर टू इसके हम एपेक्स की बात करें जो कि बहुत नैरो है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसके बेस की तो ये ब्रॉडर है। इसका मतलब कि जो ग्रासेस हैं, जो प्लांट्स हैं, उनका नंबर ज़्यादा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, सबसे ब्रॉडर ये है, मीन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है। अप्रॉक्स कितने हैं, 6 मिलियन के अप्रॉक्स हैं। ठीक है, फिर देखते हैं प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे, जो प्लांट्स को खाएंगे डायरेक्टली, दैट इज हर्बिवोर्स, उनका नंबर कम हुआ। देन सेकेंडरी कंज्यूमर जो किसको खाएंगे, हर्बिवोर्स को खाएंगे, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी कार्निवोर बोल सकते हैं। ठीक है, इनका नंबर थोड़ा सा कम हो गया। फिर देखते हैं हम यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, इनका नंबर जो सबसे कम हो गया, जो कि केवल 3 ही प्रेजेंट है इस ग्रास लैंड में, जहाँ पे 6 मिलियन प्लांट है, जो कि प्रोड्यूसर है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। उनको खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं उनका नंबर कम हो गया, उनसे कम सेकेंडरी कंज्यूमर वाले हैं, और सबसे कम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टर्सरी कंज्यूमर। इस टाइप का जो पिरामिड होगा इसे हम क्या बोलते हैं, अपराइट। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है, कम होता हुआ चला जा रहा है। तो इस टाइप का जो पिरामिड है, जो पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ग्रासलैंड है, ये कहाँ देखने को मिल रहा है, देखिए इसको बोलेंगे हम लोग अपराइट पिरामिड। ठीक है, अप राइट पिरामिड। ठीक, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सबसे ऊपर अगर हम बात करते हैं टर्शरी कंज्यूमर में, तो यहाँ पे 3 ही टॉप कार्निवोर हैं जो किसको खा रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, ओनली द 3 टॉप कार्निवोर आर सपोर्टेड इन अ इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट। ठीक है, प्लांट कितने हैं, 6 मिलियन है, इनकी मात्रा कितनी ज़्यादा है। ठीक है, और सबसे कम कौन पाए जा रहे हैं, कार्निवोर्स पाए जा रहे हैं, वो भी टॉप कार्निवोर्स। तो याद रखिएगा इस टाइप का जो पिरामिड है इसको बोलते हैं अपराइट पिरामिड। नेक्स्ट देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास की बात करेंगे तो हम लोग ऑर्गेनिक मैटर, शरीर में कितना मास है ये समझ सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर इन ड्राई वेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा है इस पिरामिड में, फिर प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम, देन सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम, और लास्टली यहाँ पे बोल सकते हैं टर्सरी कंज्यूमर सबसे कम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेट के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, केजी पर मीटर स्क्वायर, मीन्स इनका जो वेट है केजी के फॉर्म में है और किसी एरिया में है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया का ये बोल सकते हैं पिरामिड है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो कितना है, 800 बोल सकते हैं, 9 बोल सकते हैं केजी है। ठीक है, उससे कम कौन है, 37, देन 11 एंड देन 1.5। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, बायोमास भी घटता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो पिरामिड ऑफ बायोमास है ये शो कर रहा है शार्प डिक्रीज इन बायोमास ऑफ द हायर ट्रॉफिक
लेबल, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोमास किसका है, प्रोड्यूसर का है, जो कि प्लांट्स होंगे। प्राइमरी कंज्यूमर का उससे कम हो गया, सेकेंडरी का उससे कम हो गया, एंड लास्टली जो टर्सरी कंज्यूमर है वो सिर्फ 1.5 किलो का है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर है उसका वेट या उसका बायोमास क्या हो रहा है, घटता हुआ चला जा रहा है। तो ये भी कैसा हो गया हमारा, अपराइट पिरामिड, ठीक है, अपराइट पिरामिड। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे बार बार नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट अ लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। इसको देख के आपके मन में ये आ जाएगा कि पिरामिड तो उल्टा हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये प्रोड्यूसर हो गया, देन ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। रॉन्ग, ऐसा नहीं करना है। हमेशा 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 पिरामिड के जो बेस में कौन बैठा हुआ है, हमारा प्रोड्यूसर। एनसीईआरटी की 9 है, आप इसको हाईलाइट यहीं कर लीजिए कि जो अगर हमारा जो बेस है पिरामिड को किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा प्रोड्यूसर को, और जो अपेक्स है वो टॉप लेवल के जो कार्नियोर होंगे उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर इस टाइप का अगर आपको पिरामिड दिखता है तो आप ये मत सोचिए कि ये ज़्यादा है तो इसका मतलब ये बेस होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए ये बेस होगा इस पिरामिड का, बहुत ही कम है, मीन्स ये जो प्रोड्यूसर है ये बहुत ही कम है। ये कहाँ पे हो रहा है, ये समुद्र के अंदर, ठीक है, ये सी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो प्रोड्यूसर हैं कौन है, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन। इनका जो नंबर है, बोल सकते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन है इनका बायोमास देखते हैं, सॉरी, ठीक है, नंबर नहीं बायोमास, जो इनका बायोमास है वो कम है, चाहे वो कितने नंबर में हो सकते हैं, हजारों के नंबर पे हो, बट उनका बायोमास क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लेकिन जो उसके प्राइमरी कंज्यूमर है दैट इज जूप्लैंक्टन, ठीक है, जो जूप्लैंक्टन है जो इनको खाएंगे, किसको खाएंगे, प्रोड्यूसर को खाएंगे, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन। इनका जो बायोमास होगा एज कंपेयर टू फाइटोप्लैंक्टन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, ठीक है, समुद्र के अंदर, तो हमें इन्वर्टेड देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन्वर्टेड अगर आपको पिरामिड देखना है तो पिरामिड ऑफ बायोमास होगा इन सी, ठीक है। इसके ऊपर कौन होगा, अगर हम लोग बनाए, इसके ऊपर भी अगर हम बनाए तो यहाँ पे कौन होगा, स्मॉल फिशेज होंगी, ठीक है, जो किसको खाएंगी, जूप्लैंक्टन को। उनका तो मास तो ज़्यादा होगा ना, फिर उनसे बड़ी बड़ी मछलियाँ आएंगी जो लार्ज फिशेस होंगी, ठीक है, उनका तो सबसे ज़्यादा बायोमास होगा। तो ये ऑब्वियसली हमें पता चल गया कि अगर समुद्र के अंदर जाएंगे, अगर हमें देखना होगा पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, समुद्र के अंदर, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो फाइटोप्लैंक्टन है उनका बायोमास कम है, चाहे वो कितना भी प्रोडक्शन कर पाए फूड का, ठीक है, एज कम्पेयर टू जूप्लैंक्टन। और जूप्लैंक्टन का जो बायोमास है वो स्मॉल फिशेस से कम है, ठीक है, और स्मॉल फिशेस का जो बायोमास है वो किससे कम है, जो लार्ज फिशेज है उनसे कम है। तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलता है ऑफ बायोमास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे आइडियल जो पिरामिड है वो कौन है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऑलवेज अपराइट और यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का। एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है, सबसे ज़्यादा आइडियल है, सबसे एक्यूरेट यही बताता है। ऑब्जर्व दैट द प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट्स ओनली द एनर्जी इन सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू द एनपीपी। देखिए एनपीपी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। हम पहले से पढ़ते आ चुके हैं कि जो प्लांट है उसने सोलर एनर्जी को लिया और उसका कन्वर्जन कर दिया केमिकल एनर्जी में, मतलब कि ग्लूकोज वगैरह बना लिया। दैट टोटल एनर्जी, जो टोटल अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बना है प्लांट के अंदर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसे हम क्या बोलते हैं, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। बट प्लांट को भी चाहिए कुछ इस्तेमाल करना, ठीक है, प्लांट भी यूज़ करेगा एज अ रेस्पायरेशन लॉस। तो जो बचा हुआ, ठीक है, जो प्लांट ने अपना यूटिलाइज कर लिया है एनर्जी, उसको उसके बाद जो बचा हुआ बायोमास है उसको कौन यूज़ करेगा, जो प्लांट को कंज्यूम करेगा, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर होगा। तो अब बचा हुआ जो बायोमास है उसको क्या बोलेंगे, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और जो प्लांट है सिर्फ और सिर्फ 1%, ओनली 1% एनपीपी बनाते हैं अपने प्राइमरी कंज्यूमर के लिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि 1% जो होगा एनपीपी होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये याद रखिएगा कि प्लांट जो है चाहे कितना भी खाना बना ले, चाहे जितना भी ऑर्गेनिक मैटर बना ले, केवल 1% नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बचाता है अपने हर्बियोर्स के लिए, ठीक है, जो उनको फीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 1% क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है। और ये जो 1% एनपीपी है ये प्राइमरी कंज्यूमर के लिए क्या हो जाएगा, जीपीपी हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ से जो 10% की एनर्जी जाएगी, अगर हम बात करेंगे तो इनके लिए क्या हो जाएगा, ये जीपीपी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, फ्लो होता हुआ चला जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो 1% का एनपीपी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, कहाँ पे, प्रोड्यूसर के पास, प्लांट के पास, ठीक है, जो बचा के रखता है किसके लिए, प्राइमरी कंज्यूमर के लिए, जो उसको खाएगा प्लांट को।
तो सिर्फ 1%, और यही 1% एनपीपी कौन लेता है? हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके लिए क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जीपीपी है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब प्राइमरी कंज्यूमर को कोई सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो बस वो ओवरऑल जो जीपीपी बना है उसका सिर्फ 10% ही आगे जाएगा। जो 10% आगे गया उसके लिए क्या हो गया, ओवरऑल टोटल जीपीपी हो गया। देन सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाएगा टर्शियरी कंज्यूमर, उसके लिए 10% जो आगे जाने वाला है उसके लिए फुल वो क्या होगा, जीपीपी होगा। इस तरीके से क्या होगा, एनर्जी फ्लो होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होंगे प्लांट्स होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हीं के पास एबिलिटी होती है कि वो सोलर रेडिएशन को चेंज कर पाए केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ प्रोड्यूसर हैं जो कि कितने हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 10,000 जूल इनके पास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखा गया है अमाउंट, तो यहाँ पे 1% का मतलब है 1/100। जब इसको डिवाइड करेंगे इस तरीके से तो कितना हुआ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ओवरऑल ये 10,000 हो गया। तो 10,000 जूल कौन लिया, प्रोड्यूसर। अब इसका जो है 10% कहाँ जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा। इसका 10% तो 10/100 करेंगे, देन इसको डिवाइड तो ऊपर कितना जाने वाला है, 1000 जूल। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा उसको कौन खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर, वहाँ पे भी क्या जाएगा, 10% जाएगा। इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 100 जूल जाएगा। फिर यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, टर्शियरी कंज्यूमर खाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 10/100 करेंगे तो ऊपर देखेंगे 10 जूल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे सीधे आप एक जीरो कट करते हुए चले जाइए, क्योंकि 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10 हुआ। मीन्स एक जीरो आपको क्या करना है, गायब करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो यहाँ पे पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ही आइडियल है, ठीक है। और ये हमेशा कैसे होते हैं, अपराइट होते हैं। इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, हमेशा कैसे होते हैं, ये अपराइट होते हैं और ये सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है। ये अपराइट पिरामिड है, अपराइट पिरामिड। और कैसे होते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो सन की एनर्जी है, यहाँ इसका 1%, 1 क्या करेंगे, 100 करेंगे। इसका 1% ही प्लांट ने क्या किया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनाया है, ठीक है। लेता तो जितना भी है लेकिन बचाता कितना है, सिर्फ 1% जो उसका एनपीपी होता है वो किसके लिए होता है, प्राइमरी कंज्यूमर के लिए होता है। मीन्स कि यहाँ पे 1 हम 100 कर रहे हैं, इस तरीके से कट करिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10,000 जूल बच जाएगा। अब इस 10,000 जूल का कितना परसेंट जाने वाला है, हमेशा एनर्जी फ्लो 10% होगा, जो कि लिंडमैन रूल है, ठीक है, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10/100 कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे 1000 जूल जा रहा है, फिर यहाँ पे 10/100 कर देंगे। 10/100 का मतलब क्या है, 1/10, मतलब कि आपको 10 से क्या करना है, डायरेक्टली डिवाइड कर देना है। फिर यहाँ पे ऊपर देखेंगे 100 जूल जा रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर को। अब सेकेंडरी कंज्यूमर को कोई टर्शियरी कंज्यूमर अगर खाएगा तो उसको बस 10% एनर्जी, मीन्स उसके पास अगर 100 जूल है तो उसको सिर्फ 10 जूल ही मिलने वाला है, बाकी 90 जूल क्या होगा, एज अ हीट ये लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, any calculation of the energy content, biomass or the number, it has to include all the organism at that trophic level। अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है एनर्जी कंटेंट में, बायोमास में, नंबर में, जैसे कि अभी हमने कैलकुलेशन किया ना, कहाँ कि कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है, सन के पास कितना होगा, प्लांट क्या करता है, सिर्फ 1% एनपीपी लेता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हमने क्या किया, 1% को कन्वर्ट करने के लिए 1/100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 1/100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। डिवाइड किससे कर देंगे, मान लीजिए 1/100, यहाँ पे 100 से डिवाइड करा तो इतना जूल कौन लिया, प्लांट ने लिया, ठीक। प्लांट को किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर, वहाँ पे हमेशा 10% वाला रूल लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक जीरो गायब करते हुए चले जाइए तो ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा कि जो टर्शियरी कंज्यूमर है उसके पास 10 जूल है। अगर वो प्रोड्यूसर की बात करते हैं प्लांट, उसके पास कितना था, 10,000 जूल था। मतलब ऊपर धीरे धीरे क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, घटता हुआ चला जा रहा है, डिक्रीज होता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। तो हम इस तरीके से हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नो जनरलाइजेशन वी मेक विल बी ट्रू इफ वी टेक ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल एट एनी ट्रॉपिक लेवल इनटू द अकाउंट, ठीक है। कोई भी आपको जनरलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा अगर आप केवल कुछ ही इंडिविजुअल को हर ट्रॉपिक लेवल पे लेंगे। ऑल्सो अ गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल साइमल्टेनियसली, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि स्पैरो एक बर्ड है, वो डायरेक्टली चाहे प्लांट को फीड कर सकती है एज ए प्राइमरी कंज्यूमर, या फिर वो किसी इंसेक्ट को खा रही है जो इंसेक्ट प्लांट को खा रहा है, ठीक है। प्लांट को खा रहा है तो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ इंसेक्ट, बट उसको बर्ड खा रही है तो क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा, ठीक है, एक बार में ही एक से ज़्यादा वो ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है।
One must remember that the trophic level represent the functional level, not a species as such. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हम ट्रॉफिक लेवल के बारे में बात करते हैं ये फंक्शनल लेवल है, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल क्या है उसका फंक्शन पे डिपेंड करता है। अगर स्पैरो सीड को खा रही है तो डायरेक्टली वो क्या कर रही है, हर्बीवोर्स की तरह काम कर रही है, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर। अगर वही स्पैरो सेम स्पैरो अगर वो किसी इंसेक्ट को मार के खा रही है देन इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट इज प्राइमरी कार्निवोर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फंक्शनल लेवल की बात की जा रही है, ना कि किसी स्पीसीज लेवल की, ठीक है। अ गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट अ सेम टाइम। कोई भी एक स्पीसीज हो सकता है जो एक ही इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ स्पैरो इज द प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट seed, fruit, pea and the secondary consumer when it eat the insect and worms, ठीक है। एक मान लीजिए इकोसिस्टम है, ठीक है, किसी प्लांट पे ही मान लेते हैं। अगर स्पैरो डायरेक्टली फ्रूट खा रही है, सीड खा रही है, ठीक है, पी खा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज हर्बीवोर्स की तरह काम कर रही है। लेकिन अगर यही सेम स्पैरो किसी इंसेक्ट को खा रही है, किसी वर्म को खा रही है, देन ये क्या हो रही है, सेकेंडरी कंज्यूमर दैट इज प्राइमरी कार्निवोर्स की तरह ये काम कर रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, कैन यू वर्क आउट हाउ मेनी ट्रॉफिक लेवल ह्यूमन बीइंग फंक्शन एट अ फूड चेन, ठीक है। आप इसको करके आइएगा, मैं इसको डिस्कस करूंगी। In most ecosystem, all the pyramids of number, energy and the biomass are upright. That is, producer are more in number and biomass than herbivores, and the herbivores are more in number and biomass than the carnivores. बोला गया है कि ज़्यादातर most of the जो ecosystem होते हैं उनमें जो पिरामिड होता है वो अपराइट होता है। अपराइट पिरामिड का मतलब ये है कि जो बेस होगा पिरामिड का, जो प्रोड्यूसर होगा, चाहे उसका नंबर चाहे बायोमास, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, वो हर्बीवोर्स हो गए। अगर हम बात करते हैं हर्बीवोर्स, वो किससे ज़्यादा है, वो अपने नंबर या बायोमास से ज़्यादा है कार्निवोर से। जैसा कि हम अपराइट जो चिल्लाते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए अपराइट का मतलब क्या है, जो प्रोड्यूसर है, इसमें एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी की पिरामिड की बात की जा रही है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर से प्राइमरी कंज्यूमर में, तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर के पास एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, और टर्शरी कंज्यूमर के पास सबसे कम एनर्जी है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर के पास ज़्यादा एनर्जी एज कम्पेयर टू टर्शरी। तो यहाँ पे अपराइट का मतलब धीरे धीरे ऊपर जाते समय मीन्स अगर हम सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उनका नंबर या बायोमास या एनर्जी क्या हो रहा है, कम होता हुआ जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपराइट। ऑल्सो एनर्जी इन द लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन द हायर ट्रॉफिक लेवल। ये बात बोली गई है कि अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, तो सबसे लोअर ट्रॉफिक लेवल होगा उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू हायर लेवल। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, जो नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल है उसके पास देखिए एनर्जी ज़्यादा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रोड्यूसर के पास कितना है, 10,000 जूल है। आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे कितना हो गया, 1000 हो गया, देन हो गया 100 एंड देन हो गया 10। मतलब कि आप सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल की तरफ मूव करते हुए जाएंगे तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा, डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। आगे देखते हैं, there are exception to this generalization. If you were to count the number of insect feeding on the big tree, what kind of pyramid would we get? अगर आपको ऐसा लगता है कि हर बार आपको अपराइट पिरामिड मिलने वाले हैं तो ये गलत है। कहीं कहीं पे अपवाद है, मीन्स एक्सेप्शंस हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक बड़ी सी ट्री है, मतलब कि यहाँ पे ट्री जो है एक ही है, ठीक है, यहाँ पे ट्री क्या है, एक है। नंबर की बात की गई है, पिरामिड ऑफ नंबर। इसको कौन खा रहे हैं, यहाँ पे इंसेक्ट्स खा रहे हैं, ठीक है। अब इस इंसेक्ट्स को कौन खा रहे हैं, यहाँ पे बर्ड्स खा रहे हैं, ठीक, इस तरीके से यहाँ पे बर्ड्स खा रही हैं। एंड देन इस बर्ड्स को भी खाने वाली बोल सकते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी बर्ड्स हैं, ठीक है, इस तरीके से ये देखिए। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो अगर नंबर की बात कर रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर थोड़ा ज़्यादा हो गया। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है क्या, एक ट्री है, ट्री एक प्रोड्यूसर है, तो यहाँ पे एक ही हुआ, ठीक है। इनको जो खा रहा है, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, इनका नंबर क्या हो गया, 3 है। फिर इनको खाने वाला जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, इनका नंबर कितना हो गया, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनका नंबर यहाँ पे ज़्यादा हो गया इनसे, ठीक है, 5 है। अगर हम बात करते हैं सबसे टॉप मोस्ट कंज्यूमर की, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ट्री क्या है, यहाँ पे मैं इसको बनाती हूँ, ट्री यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, इनके ऊपर इनसे भी ज़्यादा खाने वाले हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह। फिर इनसे ऊपर इनसे भी ज़्यादा खाने वाले हैं,
एंड देन लास्ट इनसे भी ज़्यादा खाने वाले ऊपर हैं। तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपको इन्वर्टेड भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड। या फिर आप इसके अलावा भी देख सकते हैं, देखिए, या तो ये हो सकता है इन्वर्टेड पिरामिड, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ट्री के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं किसी ट्री के ऊपर, इस तरीके से किसी ट्री के ऊपर खाने वाले यहाँ पे कौन है, बर्ड्स हैं, ठीक है। इनका नंबर क्या है, हम बोल सकते हैं इनका नंबर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ट्री। ऑब्वियसली एक ही ट्री है, इसके ऊपर 5 या 4 बर्ड्स हैं, मान लीजिए मैं 5 बर्ड बनाती हूँ, लेकिन इन बर्ड्स के ऊपर क्या है, छोटे छोटे टिक्स हैं, ठीक है। जैसे लड़कियों के बाल में जो होते हैं वैसे बर्ड्स के ऊपर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे टिक्स प्रेजेंट है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उन टिक्स का नंबर। तो इस टाइप की बात करते हैं। और इसको खाने वाला जो बैक्टीरिया है, ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं उसका नंबर बोल सकते हैं, यहाँ पे उस बैक्टीरिया का नंबर भी क्या है, यहाँ पे ज़्यादा ही है, लेकिन यहाँ पे टिक्स ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिरामिड बनेगा, यहाँ पे पहला एक ट्री है, देन इसको खाने वाला जो बर्ड है उसका नंबर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इस तरीके से, ठीक है। उसको खाने वाला, अगर हम बात करते हैं उसको खाने वाला जो यहाँ पे बोल सकते हैं टिक्स है, इनका नंबर भी सबसे ज़्यादा हो गया। एंड देन इससे कम, इस टिक्स से कम कौन है, हमारे जो बैक्टीरिया है, ठीक है, इस तरीके का। तो इस तरीके का जो यहाँ पे बोल सकते हैं शेप देखने को मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनशेप, ठीक है, इसको अनशेप पिरामिड बोलते हैं, अनशेप पिरामिड बोल सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। स्पिंडल शेप भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ऐसा एक्सेप्शन लिया गया है कि यहाँ पे केवल एक ही बड़ा सा ट्री है जिसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं। तो आप यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड भी देख सकते हैं। नंबर पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली नंबर पे डिपेंड कर रहा है कि एक ट्री है, एक ट्री को खाने वाले कई सारे इंसेक्ट्स हैं, उन इंसेक्ट्स को खाने वाले छोटे छोटे बर्ड्स हैं, उन छोटे छोटे बर्ड्स को खाने वाले और बड़े बड़े बर्ड्स हैं, तो उस समय आपको इन्वर्टेड देखने को मिलेगा पिरामिड। एंड देन दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जहाँ पे आपको अर्न या फिर बोल सकते हैं स्पेंडल पिरामिड देखने को मिलेगा, ठीक है, इस कंडीशन में कि जहाँ पे एक ट्री है जिसको खाने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे बोल सकते हैं बर्ड्स हैं, बर्ड्स के ऊपर क्या है, छोटे छोटे टिक्स है, उन टिक्स को भी खाने के लिए बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पे बोल सकते हैं बैक्टीरिया है, ठीक है। मैं अमाउंट थोड़ा और कम कर दूँ, लो ट्री ही गायब हो गया, ठीक है। इस तरीके से आगे देखते हैं यहाँ पे, नाउ एड एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ द स्मॉल bird depending on the insect and also the large number of the birds eating the smaller rar, the shape you get। देखिए यहाँ पे मैंने वही लिया है एग्जांपल कि छोटे छोटे बर्ड्स हैं जो इंसेक्ट्स को खा रही हैं और ये छोटे बर्ड्स को जो बड़ी बर्ड्स खा रही हैं। तो यहाँ पे आपको कैसा देखने को मिलेगा, इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी इज जनरली इन्वर्टेड बिकॉज द बायोमास ऑफ द फिशेस फार एक्सीडेड देन द फाइटोप्लैंक्टन। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं, नंबर की नहीं, बायोमास मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जो बायोमास होगा पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, तो यहाँ पे जनरली आपको कैसा देखने को मिलेगा, इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन है चाहे कितनी मात्रा में क्यों ना प्रेजेंट हो, बट उनका बायोमास एज कम्पेयर टू जो प्लैंक्टन कम होगा। अगर जो प्लैंक्टन की बात करते हैं, ये चाहे कितनी मात्रा में क्यों ना हो, जो स्मॉल फिशेज हैं उनके बायोमास से कम होगा। एंड लार्ज फिशेज की तो बात ही अलग है कि बहुत सारे यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन आ जाए, चाहे जू प्लैंक्टन आ जाए, चाहे यहाँ पे बोल सकते हैं स्मॉल फिशेज आ जाए, जो बड़ी फिशेज हैं वो तो सबका टक्कर ले सकती है। तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड देखने को मिलेगा, जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं। ये देखिए इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं, यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन होगा इनका बायोमास कम है, इनसे ज़्यादा किसके पास है, जू प्लैंक्टन के पास, और इनसे भी ज़्यादा किसके पास है, स्मॉल फिशेस के पास। एंड देन सबसे ज़्यादा जो बायोमास होगा लार्ज फिशेस के पास होगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है, किसका है, बायोमास का है, कहाँ पे, समुद्र के अंदर, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है हमेशा हमेशा अपराइट होगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। कैन नेवर बी इन्वर्टेड, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, बिकॉज when energy flow from a particular trophic level to next trophic level, some energy is always lost as the heat
एट ईच स्टेप। जैसा कि हम देख चुके हैं कि यहाँ पे जो हमारा प्रोड्यूसर है वो 1% ही एनपीपी बना पा रहा है, किससे, हमारे सन के एनर्जी से, ठीक है। और जो एनर्जी उसने बनाया प्रोड्यूसर, अब जो उसको खाएगा, जो भी कंज्यूमर यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर जो भी उसको हर्बिवोर्स खाएंगे उसमें ओनली 10% एनर्जी जाएगी। और जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है इसको अगर सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो उसके पास भी 10% एनर्जी जाएगी। टर्सरी कंज्यूमर जो होगा हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर को जब खाएगा तो उसके पास भी 10% एनर्जी जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 से 1,100 एंड लास्टली 10 जूल तक गया है एनर्जी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 10% एनर्जी ही क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% की एनर्जी ही फ्लो होती है, बाकी 19% एनर्जी हम बोल सकते हैं एज ए फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो जाती है। इसीलिए जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा हमेशा अपराइट होता है और सबसे आइडियल भी है ये। Each bar in the energy pyramid indicate the amount of energy present at each trophic level in a given time or annually per unit area। बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे एनर्जी ऑफ पिरामिड है, यहाँ पे जो एनर्जी दिखाया जा रहा है, हर ट्रॉफिक लेवल के पास क्या है, एनर्जी है, किसी सालाना मीन्स किसी ईयर या किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि हर बार पे, ठीक है, ईच बार या ईच ट्रॉफिक लेवल भी लिखता तो सही रहता। ईच ट्रॉफिक लेवल जो है एनर्जी पिरामिड का इंडिकेट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है हर एक ट्रॉफिक लेवल के पास, ठीक है, जो कि किसी भी गिवन टाइम पे है या फिर एनुअली है पर यूनिट एरिया, ठीक है। एनुअली का मतलब है कि सालाना भी देखा जा रहा है, ठीक, यहाँ पे पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे किसी टाइम पे किसी यूनिट एरिया में आपको एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रहा है और हर बार 10% एनर्जी क्या हो रही है, अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर हो रही है। और ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि जो हमेशा लोअर ट्रॉफिक लेवल है उनमें हमेशा एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हायर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। आगे देखते हैं। हाउएवर देयर आर सर्टेन लिमिटेशन, ठीक है, अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। देखिए लिमिटेशन क्या है of ecological pyramid such as it does not account into the same species belonging to or more trophic level। हाँ ये बात तो सही है, जैसे हमने स्पैरो को देखा था कि जब वो प्लांट्स को खाती है तो कैसी हो गई, हर्बीवोर्स हो गई, प्राइमरी कंज्यूमर हो गई। जब वो इंसेक्ट को खाती है, वर्म को खाती है, ठीक है, उस समय तो उस समय वो क्या हो जा रही है, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जा रही है, या बोल सकते हैं प्राइमरी कार्निवोर हो रही है। तो इन दोनों सिचुएशन में आप केवल स्पैरो को जो उसका फंक्शनल टाइम है, अगर वो इंसेक्ट को खा रही है तो उस समय वो कहाँ पे आएगी, बोल सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में, ठीक है। एक बार में एक ही जगह उसको मिलेगा, कहाँ पे, पिरामिड के अंदर, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल के अंदर। अगर वो डायरेक्टली प्लांट को फीड कर रही है, उसके लीव्स को, फ्रूट को, सीड को, जो भी खा रही है, तो वहाँ पे वो क्या रही है, प्राइमरी कंज्यूमर के फॉर्म में आ रही है, हर्बीवोर्स। तो मतलब कि यहाँ पे चाहे सेम इंडिविजुअल डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में आ सकता, बट एक टाइम पे एक ही जगह उसको ऑक्यूपाई कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। It assume a simple food chain, something that almost never exists in nature, ठीक है। अगर हमने जितना भी पढ़ा, चाहे ग्रेजिंग हुआ, चाहे हम लोग डेट्रस फूड चेन पढ़ा, तो हमने सिंपल, यहाँ पे सिंपल फूड चेन पढ़ा, बट हम बात करते हैं नेचर में तो ऐसा कोई सिंपल चेन नहीं होता। एक दूसरे के ऊपर हर एक ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है फॉर फूड एंड एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड डिमेरिट क्या है। इट डज नॉट अकोमोडेट द फूड वेव, ठीक है। इसने फूड चेन की थोड़ी बहुत सिंपल फूड चेन के बारे में बात किया है जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर कॉम्प्लेक्स फूड चेन के बारे में पढ़ते तो शायद हम फूड वेव के बारे में भी पढ़ पाते, ठीक है। मोर ओवर द सेप्रोफाइट, देखिए फोर्थ यहाँ पे गलती क्या है, डिमेरिट्स क्या है। The moreover, the saprophyte are not given any place in ecological pyramid even though they play a vital role in the ecosystem, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सेप्रोफाइट को कोई भी जगह नहीं मिली, डिकम्पोजर को कोई जगह नहीं मिली, कहाँ पे, पिरामिड्स में। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। अगर ये सेप्रोफाइट्स ना रहें तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उनको सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, एंड देन दोबारा से प्लांट इसको यूज़ नहीं कर पाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा मिनरल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिमेरिट्स है, जो लिमिटेशन है, क्या है, यहाँ पे 4 है। पहला क्या है कि कोई भी सेम स्पीसीज अगर एक से या दो से भी ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल में एग्जिस्ट करती है तो उसको बस एक बार में एक ही जगह ऑक्यूपाई करने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, जो भी हम पढ़े हैं यहाँ पे फूड चेन, वो बहुत ही सिंपल है, जैसा कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, और इन्होंने फूड वेब के बारे में बिल्कुल बात नहीं की है। एंड लास्ट क्या है कि जो सेप्रोफाइट्स है, जो डिकम्पोजर है, उनको कहीं पर भी पिरामिड में जगह नहीं मिली है, बल्कि उनका सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है इकोसिस्टम में। अगर डिकम्पोजर ना रहे तो जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उनको सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा समरी पढ़ लेते हैं, ठीक। यहाँ से स्टार्ट करते हैं समरी को।
Ecosystem is the structural and functional unit of the nature and it comprises the abiotic and biotic component। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, ये हमारा जो इकोसिस्टम है ये कैसा है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, नेचर का, या इकोलॉजी की बात करते हैं, जहाँ पे एबायोटिक फैक्टर अब इंटरेक्ट कर रहे हैं बायोटिक फैक्टर के साथ, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स आर इनऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज एयर, वाटर, सॉयल, ठीक है, लाइट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। वेयर एज द बायोटिक कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, ठीक है। यहाँ पे जो एबायोटिक कंपोनेंट है, जो नॉन लिविंग थिंग है, जैसे इनऑर्गेनिक मैटर की बात की गई है, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, बिना इनके कहाँ कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं प्रेजेंट होगा तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आएगी तो प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे, देन हम लोग भी भूखे मर जाएंगे, ठीक है। अगर बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं, प्रोड्यूसर ऑब्वियसली प्लांट्स होंगे जो हरे भरे हैं, एंड कंज्यूमर प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शरी हो सकते हैं। प्राइमरी वो होगा जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाएगा, दैट इज हर्बीवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर वो होंगे जो क्या करेंगे, हमारे हर्बीवोर्स को खाएंगे, दैट इज प्राइमरी कार्निवोर होंगे। टर्शरी को बोल सकते हैं टॉप कार्निवोर, ठीक। डिकम्पोजर में कौन आएंगे, जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, उनको तोड़ तोड़ के क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। आगे देखते हैं, each ecosystem has characteristic physical structure resulting from interaction among abiotic and biotic component। हर एक इकोसिस्टम के पास क्या है, खुद का कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल यहाँ पे स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं एबायोटिक फैक्टर बायोटिक फैक्टर के साथ तभी इंटरेक्ट करेगा जब हमारे इकोसिस्टम के पास क्या होगा, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर होगा। मीन्स प्रोडक्टिविटी हो गया, ठीक है, एनर्जी फ्लो हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो गया। तो ये चारों चीज़ प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम एक इकोसिस्टम को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीसीज कंपोजिशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन आर द टू मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम मेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं किसी इकोसिस्टम के लिए, पहली बात तो स्पीसीज का कंपोजिशन कैसा है, कितने नंबर ऑफ प्लांट हैं, कितने नंबर ऑफ एनिमल हैं, ठीक है, आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, उनका नंबर देखना है। देन स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है कि उनको वर्टिकल स्ट्रेटा डिफरेंट लेयर में कैसे रखा गया, जैसे सबसे नीचे कौन होगा, हर्ब्स होंगे, ग्रासेस होंगे। देन ऊपर कौन आएगा, थोड़ी झाड़ियाँ आ जाएंगी, मीन शब्स आ जाएंगे। देन कौन आएगा, ट्री आएगा, ट्री भी बहुत टाइप के होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीसीज का कंपोजिशन, कैसे स्पीसीज बने हैं, एंड देन स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, ये दोनों ही मेन स्ट्रक्चरल फीचर है हमारे इकोसिस्टम के। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एवरी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस इन इकोसिस्टम, ठीक है। उनका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, खाना किससे खा रहे हैं, कोई अगर डायरेक्टली प्लांट को फीड कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, जो प्लांट को फीड कर रहा है वो क्या होगा, हर्बीवोर्स होगा, कोई कार्निवोर है। तो यहाँ पे क्या है, उनका खाना क्या है, उस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उनकी इकोसिस्टम में जगह क्या है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आर द 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अगर किसी इकोसिस्टम को बनाना है तो ये 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्टिविटी का मतलब कि जो प्लांट्स हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो कितने अमाउंट में ग्रॉस प्रोडक्टिविटी बना सकते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो यूज़ कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं अपने प्राइमरी कंज्यूमर के लिए। देन डिकम्पोजिशन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे डिकम्पोजर होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए प्लांट ने खाना बनाया बट उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, तो उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर उसको तोड़ने के लिए तो कोई तो प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज डिकम्पोजर, ठीक है। थर्ड क्या होगा, एनर्जी फ्लो। प्लांट ने खाना बनाया, पूरा खाना तो इस्तेमाल नहीं करेगा, पूरी एनर्जी तो इस्तेमाल नहीं करेगा, कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, बाकी तो बचा के रखेगा ना। तो जो उसको फीड करेगा उसके अंदर 10% एनर्जी जाएगी, और फिर जो हर्बीवोर्स है उनको कोई फीड करेगा तो उनके अंदर 10% एनर्जी इस तरीके से फ्लो होता हुआ जाएगी, तो इसको बोलेंगे एनर्जी फ्लो। एंड लास्टली क्या है, न्यूट्रल साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कब स्टार्ट होगी, जब डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। उस टाइम जो न्यूट्रिएंट्स हैं कहीं ना कहीं सॉइल में प्रेजेंट होंगे, या फिर पहले हम लोग कार्बन साइकिल पढ़ते थे, फॉस्फोरस साइकिल पढ़ते थे, तो उसमें हम लोग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में बात करते थे। क्यों न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में नहीं कन्वर्ट किया जाएगा, देन हमारे सॉइल में जो मिनरल्स हैं उनकी कमी हो जाएगी, और प्लांट दोबारा से जब फोटोसिंथेसिस करेगा, फिर से वो ग्रो करेगा, तो उसको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए डिकम्पोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना प्लांट खुद ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं,
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ द कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी और बायोमास प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, प्राइमरी का मतलब पहले, प्रोडक्टिविटी का मतलब कि पहली बार प्रोडक्शन हो रहा है किसका, ऑर्गेनिक मैटर का। तो कौन करेगा, जो पहली बार कर रहा है वो होगा प्रोड्यूसर, दैट इज प्लांट। वो क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में, या बायोमास बना रहा है, या ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है। इट इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो प्लांट ने कैप्चर किया है सोलर एनर्जी को, उसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, केमिकल एनर्जी में, मतलब बायोमास बना लिया है ऑर्गेनिक मैटर, तो ये प्लांट ही कर सकता है। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये दो टाइप की होती है, पहला क्या होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड सेकेंड होगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। Rate of capture of the solar energy or the total production of the organic matter is called the GPP. GPP का मतलब है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो ओवरऑल टोटल सोलर एनर्जी से प्लांट ने जितना कुछ खाना बनाया, जितना कुछ ऑर्गेनिक मैटर जमा करके रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अभी उसने सिर्फ पूरा एकदम जमा करके रखा, अपनी खुद भी इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है। अब NPP के बारे में बात करते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रिमेनिंग बायोमास और द एनर्जी लेफ्ट आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर। जो NPP होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा, प्लांट ने जितनी एनर्जी या जितना बायोमास इस्तेमाल किया है उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, NPP। जैसा कि हम जानते हैं जो प्लांट है वो क्या बना रहा है, GPP, ओवरऑल टोटल ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास बना के रख लिया। ठीक है, सनलाइट की मदद से। उसमें से उसने क्या किया, रिस्पायरेशन लॉस, अपने लिए भी तो कुछ निकालेगा ना, उसने क्या किया, रिस्पायरेशन लॉस में कुछ खत्म कर दिया एनर्जी बायोमास को। और जो बचा हुआ पार्ट है NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये किसके लिए है, ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर के लिए भी हो सकता है या इवन डीकम्पोजर के लिए भी हो सकता है। ठीक है। तो जो टोटल बोल सकते हैं बायोमास से ऑर्गेनिक मैटर प्लांट बना रहे हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसमें से जो प्लांट ने खुद अपने इस्तेमाल के लिए एनर्जी या बायोमास का इस्तेमाल किया है, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो गया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो कौन इस्तेमाल करेगा, कंज्यूमर इस्तेमाल कर सकता है, अनफॉर्चुनेटली अगर प्लांट की डेथ हो गई तो डिकम्पोजर इस्तेमाल करेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ द फूड एनर्जी बाय द कंज्यूमर। जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन करेगा, प्लांट कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सनलाइट के कन्वर्जन से केमिकल एनर्जी बना पा रहा है। जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी ये कैसे होगा, ये जब प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर जो डायरेक्टली प्लांट्स को खा के अपने अंदर नया ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है। इन डीकम्पोजिशन, complex organic compound of the detritus are converted to the carbon dioxide, water and inorganic nutrient by the decomposer। डिकम्पोजिशन होना भी ज़रूरी है। जो भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है, जो भी वेस्टफुल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, कहीं ना कहीं उनको क्या करना है, हमें डिकम्पोज करना है। तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या है, एज ए डेट्रस है, एज ए डेड मैटर है, तो इनका क्या होगा, कन्वर्जन होगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में, बाय डिकम्पोजर। डिकम्पोजर कौन है, हमारे फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व 3 प्रोसेसेस, नेमली फ्रैगमेंटेशन ऑफ डेट्रस, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म। जो फ्रैगमेंटेशन है यहाँ पे क्या होगा, छोटा छोटा बोल सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर उसका छोटा छोटा क्या होगा, टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके फ्रैगमेंट हो जाएंगे, फिजिकली तोड़ा जा रहा है। मेरे पास अगर मान लीजिए इतना बड़ा मास है, ठीक है, बायोमास है मेरे हाथ में, तो मैं उसको छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है। तो ये कौन कर पाता है, अर्थवर्म कर पाता है। वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देता है, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। लीचिंग में क्या होगा, जब छोटे छोटे टुकड़े टूट रहे हैं तो उस समय कुछ क्या होगा, सॉल्युबल इनऑर्गेनिक साल्ट क्या होते हैं, सॉइल में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, उनके लेयर में बोल सकते हैं चले जाते हैं। एंड कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, यहाँ पर कुछ माइक्रोब्स, चाहे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, आएंगे, क्या करेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिक मैटर है जो पीसेस में हो चुके हैं, अब उनको क्या करेंगे, अपने एंजाइम की मदद से उनको धीरे धीरे क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, उनको तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर अब टूट रहा है सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है। अब ये बन चुका है। अब ये तीनों स्टेप क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, एनसीईआरटी में लिखा गया है ये बात। देन क्या होगा, ह्यूमस बन जाएगा। ह्यूमिनिफिकेशन में क्या होता है, ह्यूमस जो कि
ब्लैक कलर का दिखता है, अमॉर्फस सब्सटेंस है, ठीक है, ह्यूमिक एसिड निकलता रहता है उसमें से, और ये कोलाइडल है, ठीक है। ये क्या रिजर्वायर है न्यूट्रिएंट का, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भर भर के पड़े हैं ह्यूमस के अंदर, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट है माइक्रोब से, कि ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं, एक ही बार में नहीं हो जाएंगे, धीरे धीरे होंगे। जब प्लांट को रिक्वायरमेंट होगी तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या होंगे, ये डिकम्पोज होंगे, ठीक है। एंड लास्टली क्या है, मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में क्या होगा, अगर मिनरल की ज़रूरत है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ह्यूमस है या ह्यूमिनिफिकेशन जो हो रहा है धीरे धीरे, उसको फास्ट कर देंगे, उसको डिकम्पोज करा देंगे किसी भी माइक्रोब से, ठीक है, जिससे क्या होगा, उनमें से हमारे मिनरल्स ईजिली निकल आए। आगे देखते हैं एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शन। जो एनर्जी फ्लो है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एनर्जी फ्लो क्या होगा, यूनिडायरेक्शन। इसीलिए बोला गया है कि जो एनर्जी का फ्लो होगा या उसके जो पिरामिड है वो बहुत ही आइडियल है। फर्स्ट, सबसे पहले एनर्जी कहाँ से आएगी, देखिए, फर्स्ट प्लांट कैप्चर सोलर एनर्जी एंड देन फूड इज ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू डिकम्पोजर। क्या होता है, पहले प्लांट क्या करेगा, खाना बनाएगा, एज ए प्रोड्यूसर काम करेगा, वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करेगा, देन उसको जो खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज हर्बीवोर्स, उसके अंदर एनर्जी जाएगी, देन हर्बीवोर्स को जो खाएगा दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर दैट इज प्राइमरी कार्निवोर्स, उसके अंदर 10% एनर्जी जाएगा। देन यहाँ पे जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसे कौन खाएगा, टॉप कार्निवोर खाएगा दैट इज टर्सी कंज्यूमर, उसके अंदर एनर्जी जाएगा। और लास्टली जिसकी डेथ हो जाएगी उसकी एनर्जी कहाँ पहुंच जाएगी, डिकम्पोजर के पास। तो इस तरीके से एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन नेचर आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर फूड एंड द एनर्जी रिलेशनशिप फॉर्मिंग अ फूड चेन। जो ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के एक दूसरे से इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि उनको क्या चाहिए, भोजन चाहिए, मीन्स फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्या बना पा रहे हैं, फूड चेन बना पा रहे हैं। द स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू अ वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है एनसीईआरटी में तो कट चुका है, बट थोड़ा सा दिया, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, कि जो स्टोरेज हो रहा है, जो बचा हुआ स्टोरेज, जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सॉइल के अंदर जो स्टोरेज यहाँ पे है न्यूट्रिएंट का, क्योंकि डिकम्पोजिशन हुआ तो अब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कहाँ के स्टोर होंगे, ऑब्वियसली सॉइल में होंगे। उनका जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट का वेरियस कंपोनेंट के थ्रू होगा इकोसिस्टम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलते हैं। न्यूट्रिएंट आर रिपीटेडली यूज थ्रू दिस प्रोसेस। इसी तरीके से न्यूट्रिएंट का क्या होगा, इस तरीके से साइक्लिंग होगी, बार बार प्लांट यूज करेंगे, देन ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, उससे ऑर्गेनिक मैटर बनने के बाद देन क्या होगा, वहां से फिर से सॉइल में आएगा, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ देखते हैं, ये देखिए प्लांट ने क्या किया है, यहाँ पे ये वाला पार्ट में देखिए, प्लांट ने क्या किया है, प्लांट ने इनऑर्गेनिक मैटर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, क्लोरोफिल तो प्रेजेंट ही है प्लांट में, उसकी मदद से, सनलाइट की मदद से उसने क्या किया, ग्लूकोज बना लिया, ठीक है, ऑक्सीजन तो एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया, एनर्जी बना लिया। ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर किससे बन रहा, इनऑर्गेनिक मैटर से। दोबारा से ये प्लांट क्या हो गया, खत्म हो गया, डेथ हो गई, इसकी डेट्रस के फॉर्म में आ गया। इसको डिकम्पोजर ने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ तोड़ के किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में। मतलब कि जो ग्लूकोज है अब ये ग्लूकोज नहीं रहा, अब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, एंड देन एटीपी, कुछ एनर्जी निकला, और ये एनर्जी कौन लेते हैं, डिकम्पोजर ले लेते हैं। तो याद रखिएगा कि पहले क्या होगा, इनऑर्गेनिक मैटर से यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, दैट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। जब प्लांट की डेथ हो जाती है तो यही जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है इनको ऑक्सीजन दे दे के, ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इनको ऑक्सीजन दे दे के कंबशन करा के क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्लांट को इनऑर्गेनिक एलिमेंट या इनऑर्गेनिक कंपाउंड की इतनी ज़रूरत है ताकि वो खाना बना सके। जब उनकी डेथ हो जाती है तो यही ऑर्गेनिक मैटर फिर से इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज टू टाइप, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। अगर हम लोग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पढ़ते शायद तो हमारे पास दो टाइप की न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होते, पहला क्या है, गैसियस, दूसरा सेडिमेंट्री। नाम से लग रहा है कि गैसेस का मतलब गैस के फॉर्म में होंगे, वो कौन होंगे, कार्बन और नाइट्रोजन होंगे, जो कि एनसीईआरटी में पहले था। अगर हम सेडिमेंट्री की बात करते हैं, सेडिमेंट्री का मतलब कि रॉक्स, ठीक है, उनके चट्टानों के बीच में जो होता, फॉस्फोरस होता, सल्फर होता, ठीक है। एटमॉस्फियर और हाइड्रोस्फियर इज द रिजर्वायर ऑफ द फॉर द गैसियस टाइप ऑफ साइकिल दैट इज कार्बन, ठीक है। अगर हम अपने एटमॉस्फियर की बात करते हैं या फिर हाइड्रोस्फियर की बात करते हैं पानी के अंदर, ठीक है, एटमॉस्फियर
ठीक। हाइड्रोस्फीयर पानी के अंदर की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी साइकिल चलने वाली थी, कौन सी गैस की साइकिल थी, कार्बन। वेयर एज द अर्थ क्रस्ट इज द रिजर्वायर फॉर द सेडिमेंट्री टाइप ऑफ फॉस्फोरस। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करते, पत्थरों की बात करते, रॉक्स की बात करते तो वहाँ पे सेडिमेंट्री टाइप ऑफ, यहाँ पे बोल सकते हैं साइकिल चलता, दैट इज फॉस्फोरस। प्रोडक्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज द इकोसिस्टम सर्विस। जो भी हम प्रोडक्ट अपने इकोसिस्टम से फ्रीली पा जाते हैं बिना कुछ दिए, बिना पैसा दिए, उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज। दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड द वाटर बाय द फॉरेस्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट हमें अपने इकोसिस्टम से फ्रीली मिल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं। जैसे कि जो हम एयर पा रहे हैं अपने इकोसिस्टम से, ऑक्सीजन जो हमें मिल रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे इकोसिस्टम की देन है, ये इकोसिस्टम का सर्विस है। या फिर वाटर जो मिल रहा है हमें फॉरेस्ट से, जो पॉलिनेशन हो रही है, ये सब क्या है, इकोसिस्टम के सर्विसेज है। आगे देखते हैं, चैप्टर खत्म हो चुका है, थोड़ा एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्लांट आर कॉल्ड एज बिकॉज दे फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्लांट आर प्रोड्यूसर्स, ठीक है, हम इसे प्रोड्यूसर इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन द इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय द ट्री द पिरामिड ऑफ नंबर इज डैश टाइप। ठीक है, बोला जा रहा है किसी इकोसिस्टम में ट्री क्या है, डोमिनेट कर रहे हैं। ट्रीज क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब कि ट्री ज़्यादा है। डोमिनेट करने का मतलब क्या है, ज़्यादा है। द पिरामिड ऑफ नंबर इज किस टाइप का होगा, वो अपराइट होगा, क्योंकि इनका नंबर ज़्यादा है। ट्री क्या होंगे, ऑब्वियसली प्रोड्यूसर होंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि ट्री क्या है, ज़्यादा है, मीन्स इनका अमाउंट ज़्यादा है। द दैट इज ट्री आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, जो क्या करेंगे, खाना बनाएंगे इस इकोसिस्टम में, तो ये क्या होगा, अपराइट टाइप का होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द प्रोडक्टिविटी इज। ठीक है, बोला जा रहा है कि किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो लिमिटिंग फैक्टर होगा प्रोडक्टिविटी का, वो क्या होगा। पहला तो हो सकता है न्यूट्रिएंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट हो सकता है, एंड इवन सोलर एनर्जी भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा गया कि अगर एनुअली देखा जाए तो नेट प्राइमरी, जो यहाँ पे बोल सकते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑल ओवर द ग्लोब कितना हो रहा है, 170 बिलियन टन हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ हमारे ओशन से कितना आ रहा है, 55 बिलियन टन आ रहे हैं। मतलब कि 70% हमारा अर्थ पानी से घिरा हुआ है, लेकिन वहाँ से सबसे कम प्रोडक्टिविटी हो रही है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत कम है, इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी है। दूसरा, अगर हम लोग डेप्थ में जाते चले जाएंगे पूरा, तो वहाँ पे हमें ये नहीं पता कि सन जैसा कोई चीज़ है, उन ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल नहीं पता कि सोलर एनर्जी भी कुछ होती है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उनके लिए जो लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए, न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा हो सकता है सोलर एनर्जी। अगर ये दोनों चीज़ उन्हें मिलने लगी सही मात्रा में, तो सबसे ज़्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, या बोल सकते हैं ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी होगी सबसे ज़्यादा ओशन से होने लगेगी, मीन्स एक्वेटिक इकोसिस्टम से होने लगेगा। आगे देखते हैं, कॉमन डेट्रिओट्स इन अवर इकोसिस्टम आर। ठीक है, जो डेट्रिओट्स होते हैं क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे फ्रैगमेंट में तोड़ते हैं, दैट इज अर्थवॉर्म। सबसे कॉमनली क्या करता है ये जो अर्थवॉर्म है, ठीक है, ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ठीक है, ये केवल फिजिकली तोड़ रहा है, केमिकली नहीं तोड़ रहा है। द मेजर रिजर्वायर ऑफ द कार्बन ऑन द अर्थ, ये तो है नहीं कार्बन साइकिल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कार्बन का रिजर्वायर है वो अर्थ पे कौन है, फॉसिल फ्यूल में मिलता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल। वैसे तो इसको नहीं करना था, बट कोई नहीं। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द फूड चेन। सबसे ज़्यादा किसी भी फूड चेन में किसकी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, ऑब्वियसली प्रोड्यूसर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन द लेक। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में लेक की बात की गई है, तो यहाँ पे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में कौन आएगा, जो फाइटोप्लैंक्टन होगा वो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जो प्लैंक्टन जो होगा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आएगा, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, दैट आर प्रोड्यूसर, एंड जू प्लैंक्टन क्या होंगे, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। तो यहाँ पे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पूछा गया तो कौन होगा, जू प्लैंक्टन होगा। आगे देखते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, यहाँ पे सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन हो गया, प्राइमरी प्रोड्यूसर आर प्लांट। ठीक है, जो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर अगर पूछता प्राइमरी प्रोड्यूसर तो कौन होते हैं, यहाँ पे हमारे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी प्रोड्यूसर पूछा है तो जो प्लांट्स को खा के अपने अंदर नया ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा, दैट इज सेकेंडरी प्रोड्यूसर आर हर्बिवोर्स। ठीक है, आगे देखते हैं, What is the percentage of the PAR? PAR is photosynthetically active radiation in the incident solar radiation. ठीक है, प्लांट क्या करता है, पार कितना होता है,
50% से भी कम होता है। टोटल सनलाइट का अगर 50% से भी कम देखा जाए तो क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, मतलब कि प्लांट को 100% रेडिएशन की जरूरत नहीं है। जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है इनका अमाउंट क्या होता है, 50% से भी कम होता है, लेकिन प्लांट को कितना चाहिए, इस 50% को भी नहीं चाहिए, इसमें से भी 2 से 10% चाहिए। तो याद रखिएगा कि जो पार है, ठीक है, जो परसेंटेज है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का ओवरऑल देखा जाए तो 50% से भी कम है, लेकिन अगर प्लांट की जरूरत है तो प्लांट सिर्फ 2 to 10% लेगा। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन है, आप इसको करिए। अगर किसी भी लाइन में कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।